जी नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद यूट्यूब चैनल पर। और ये पार्ट 2 है उस बात का, उस किस्से का, उस कहानी का जो कि जावेद चौधरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट की मुलाकातें हुई और जो बातचीत हुई, जो गुफ्तगू हुई साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरह से मुलाकात हुई, पहली मुलाकात, और कितनी खुफिया थी, और बाद में किस किस बात पर माइंड किया गया। फिर मैंने ये भी आपको बताया कि उसके बाद जो सियासी मुलाकातें हुई सेकंड ईयर लीडरशिप की, उसमें क्या फार्मूला हुआ। उसमें फार्मूला ये हुआ कि केसेस खत्म हो जाएंगे, नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन मिल जाएंगे। अब हम यहीं से इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ। अच्छा जी, फिर हम वहीं से मैं पढ़ना शुरू करती हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत बहाल हो रही थी क्योंकि इमरान खान साहब ने उस पर इल्जाम लगाए हुए थे। तो ये भी बंद कमरे में तय हो गया कि अब इस पर खामोशी तारी कर ली जाएगी और इनको चलने दिया जाएगा। और जनरल बाजवा को 8 माह की एक्सटेंशन दी जा रही थी। लेकिन इस दौरान मियां नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के मुश्तरका दोस्त शुजात अजीम ने अपनी शबाना महफिल में इस फार्मूले का जिक्र कर दिया। ये बात निकली और मुख्तलिफ हलकों से होती हुई में डिस्कस होने लगी और फिर ये जनरल बाजवा के कान तक पहुंच गई। उन्होंने मलिक मोहम्मद अहमद को फोन किया और मलिक मोहम्मद अहमद इस वक्त हिथ्रो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, यानी लंदन में। जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, मैं 29 नवंबर को रिटायर हो रहा हूं, मैं इस फॉर्मूले में नहीं हूं। ये फॉर्मूला बनता है हमारे यहाँ। मियां नवाज शरीफ ने भी बादशाह ये फॉर्मूला मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि मेरी इज्जत बहाल होनी चाहिए। डेफिनेटली मियां नवाज शरीफ साहब ने अच्छा किया क्योंकि बंद कमरे में फैसलों से आपकी इज्जत बहाल नहीं होगी। आपकी इज्जत बहाल उस वक्त होगी जब आप मुल्क में वापस आएंगे, अदालतों का सामना करेंगे, वहां से क्लीन चिट लेंगे। और अगर अदालतों के कहना है कि अगर आप नहीं तो फिर आप दोबारा से जेल जाएंगे, और फिर आप पे अगर केसेस आपके माफ होते हैं या आप अदालत से रिलीफ लेते हैं, तभी आपकी इज्जत बहाल होगी। बंद कमरों के फैसलों से आपकी इज्जत बहाल नहीं होगी। अच्छा जी, दूसरी चीज, मैं हैरान हूं कि जनरल बाजवा साहब ने फोन किया कि जी मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, मैं 29 नवंबर को रिटायर हूं। लेकिन दूसरी तरफ हमें नून लीग यानी पीएमएलएन की अपनी क़यादत ये बताती है कि जनरल बाजवा साहब आखिरी वक्त तक एक्सटेंशन लेना चाहते थे। मैं उस पर यकीन नहीं कर रही, ना मैं इस पर क्लेम कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि पीएमएलएन की अपनी क़यादत ये कहती थी। और ख्वाजा आसिफ साहब जिन दिनों डिले हो रहा था नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम का तकरीरी का तो उन दिनों जनरल ख्वाजा आसिफ साहब लंदन में मौजूद थे और बड़े मुसद्दिक़ा ज़राए ये बताए थे कि वो नवाज शरीफ साहब को कन्विंस कर रहे थे कि जनरल बाजवा साहब को जो है वो एक्सटेंशन दे दी जाए। और शहबाज शरीफ साहब भी इस पे ऑन बोर्ड थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं माने। तो यहाँ पर बहरहाल मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो दोनों मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रख रही हूँ। फैसला हकीकत क्या है ये फैसला आपने करना है। कौन सच कह रहा है, कौन सच नहीं कह रहा, ये फैसला आपने करना है कि आप किस पर एतबार करते हैं। अच्छा, फिर नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं किसी लेन देन के साथ मुल्क में वापस जाना नहीं चाहता। दूसरी जानिब इमरान खान के साथियों ने भी इन्हें समझाया कि अगर आपने मियां नवाज शरीफ साहब को रियायत दी तो आप पर एनआरओ का इल्जाम लग जाएगा और यूं ये फार्मूला ऐवान सदर की दोनों मुलाकातें नाकाम हो गई। चले, मैंने जनरल बाजवा से पूछा, मैंने नहीं, जावेद चौधरी साहब ने, क्या आपने इमरान खान को कौमी असेंबली से मुस्ताफी होने से रोका था? ये बोले ये दुरुस्त है। मैंने अदम एतमाद के बाद इमरान खान को मैसेज किया था, प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, ये सीरीज अभी बाकी है। एक्सक्यूज मी जनरल बाजवा साहब, आपने ये मैसेज किस कैपेसिटी में किया था? आपका तो सियासत से कुछ लेना देना नहीं था और आपने ओथ लिया हुआ है कि आपका सियासत से कोई लेना देना नहीं था। तो किस कैपेसिटी में आप उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर या एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ये बता रहे हैं कि जी आप पार्लियामेंट में रहें, आप ये ना करें, आप वो ना करें? आप आर्म फोर्सेस को हेड करते हैं, आप आर्म फोर्सेस के चीफ हैं, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। आप अपनी फौज तक, मुल्क की सिक्योरिटी मामला तक, नेशनल सिक्योरिटी के मामला तक ही महदूद रहें, सिक्योरिटी के मामला तक। बहरहाल होता तो ऐसा नहीं है। फिर अच्छा जी, आप और हुकूमत में सिर्फ 2 वोटों का फर्क है, ये भी जनरल बाजवा साहब उनको कह रहे हैं। और आप कौमी असेंबली से इस्तीफे देने की गलती ना करें। ये तो एडवाइजर थे। ये गलती बांग्लादेश में खालिदा जिया ने की थी, हसीना वाजिद ने इसकी पूरी पार्टी तबाह कर दी। मतलब आप इंटीमेट कर रहे थे कि आपकी पार्टी तबाह हो जाएगी, सियासी मशवरे दे रहे थे, यानी पॉलिटिकल एडवाइजर थे आप असेंबली में। अच्छा जी, आप असेंबली में रहें, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। इमरान खान ने मेरा मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया, यूं मेरा उनसे राबता खत्म हो गया। चले आगे चलते हैं, माइंड कर गए जनरल बाजवा साहब।
और उसके बाद उनसे अगस्त और सितंबर में फिर 2 मुलाकातें हुई। मैंने पूछा, आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जावेद चौधरी साहब ने साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा कि आपने इमरान खान साहब की हुकूमत क्यों गिराई। जनरल बाजवा का जवाब था, हमने उनकी हुकूमत नहीं गिराई, हमारा जुर्म सिर्फ ये था कि हमने इनकी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। इमरान खान चाहते थे हम आगे बढ़कर इनकी हुकूमत बचाएं। मैंने पूछा, आप ये कर देते? आप इससे पहले भी तो करते रहे हैं। जनरल बाजवा साहब का जवाब था, और इंटरेस्टिंग है, जरा सुनिए, मैं अगर अपना फायदा देखता तो मेरे लिए ये सबसे ज्यादा सुटेबल था। मैं इमरान खान को सपोर्ट करता रहता और इज्जत के साथ इमरान खान से फेयरवेल लेकर रिटायर हो जाता, लेकिन मैंने मुल्क के लिए अपनी इमेज की कुर्बानी दी, क्योंकि आप ओथ की कुर्बानी तो बहुत पहले दे चुके थे। मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। मैंने पूछा, सही फैसला कैसे था? उनका जवाब था कि हमारी रीडिंग थी कि ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं। ओ माय गॉड, ये रहेंगे तो मुल्क नहीं बचेगा। मैंने पूछा, मसलन? ये बोले, मसलन वजीर आजम ने काबीना के इजलास में सऊदी क्राउन प्रिंस को पंजाबी में डैश 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 कह दिया। यहां पर जरा रुक जाते हैं, ठीक है। पहले तो आप हैं कौन? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बता चुके हैं कि आप कौन हैं, आपका रोल क्या है, आपका रोल क्या होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपको ये रीडिंग नहीं करनी, ये अवाम के फैसले हैं। अवाम ने जिसको हक हुक्मरानी दिया है अपने वोट के जरिए, वो तय करेंगे मुल्क की किस्मत, आप तय नहीं करेंगे। आपने रीडिंग की, आपकी रीडिंग्स गलत साबित हुई, आपने कैलकुलेशन की, वक्त ने साबित किया कि आपकी कैलकुलेशन गलत साबित हुई। इसका खुमियाजा कौन भुगत रहा है? अवाम। एनीवेज, उसके बाद जो बड़े सीक्रेट्स होते हैं, जो मेरा ख्याल है कुछ लोगों को पता होते हैं, वो आप यहां पर लीक कर रहे हैं और बता रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं, ठीक है। वो आप क्या पब्लिक कर रहे हैं? मेरा ख्याल है थोड़ा सा लिहाज और थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब जो है, और खासतौर पे हम क्राउन प्रिंस की बात करें तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें जेब नहीं देती। मैं नहीं कह रही कि इमरान खान ने कहा है, नहीं कहा है तो यकीनन गलत कहा है, लेकिन बहरहाल अगर ये बात हुई भी है तो इसको पब्लिक करने की इस फोरम पे जरूरत क्या पड़ी थी, और किसको आप बताना चाह रहे हैं, किसको आप मैसेज करवाना चाह रहे हैं, और क्या खान साहब को आप एक मजीद डेंट लगाना चाह रहे हैं। बहरहाल ये आपकी जो इंटेंशंस है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करती, मैं से सवाल उठा रही हूँ, फैसला करना अवाम का काम है। चले मैं वापस आ जाती हूँ। मसलन ये बोले, वजीर आजम ने काबीना के इजलास में सऊदी प्रिंस को पंजाबी में डैश कह दिया। उनके अपने वजीर ने यह बात लफ्ज ब लफ्ज सऊदी सफीर को बता दी, और सफीर मुख्तलिफ लोगों से इन पंजाबी अल्फाज का तर्जुमा कराने लगा। मसलन, हम उन्हें शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाने से रोकते रहे। आप क्यों रोकते रहे? भाई ये आपका काम नहीं था सर, ये आपका काम नहीं था। और अगर आपने ये काम किया, अपने ओथ की वायलेशन की, तो आप इतने फख्र से बता कैसे सकते हैं इस कौम को? जो कौम आज सियासी तौर पर बाशऊर हो चुकी है, उसको ये बात समझ में आने लगी है कि क्या क्या कुछ इस मुल्क में हुआ है, क्या क्या इस मुल्क के साथ आपने किया है। अब आप फिर डंके की चोट पे उसको बता रहे हैं कि जी आपने किस तरह से सियासत में दखल अंदाजी की, आपने किस तरह मुल्क की सियासी मामलात में मुदाखलत की, आपने किस तरह से अपने ओथ की वायलेशन की, फिर आप ये बता रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। मैंने वजीर आजम से कहा कि सर ये अपना बैंक नहीं चला सका शौकत तरीन साहब, ये इकोनॉमी का फट्टा बिठा देगा। और अब क्या हो रहा है? लेकिन ये नहीं माने। शौकत तरीन के खिलाफ नैब में 8 अरब रुपए की करप्शन का केस था। ओ माय गॉड, 8 अरब रुपए, मुल्क के जिसको आप वजीर खजाना लगा रहे थे उस पे 8 अरब का करप्शन का केस था। ये तो इंतहाई कोई जिसको कहते हैं कि खौफनाक किस्म की बात है। लेकिन क्या इससे कम खौफनाक है कि मुल्क के वजीर आजम पे 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था? फैसला आप खुद कर लीजिएगा। 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, जिस दिन वजीर आजम बने उस दिन उनपे फर्दे जुर्म आयद होनी थी। वाह, 8 अरब और 24 अरब, ठीक है। वजीर आजम ने उल्टा हमसे कह दिया कि आप ये केस खत्म करा दें। ताहम हम FATF और IMF में फंसे हुए थे।
लिहाजा मजबूर हो गए और यूं जनरल फैज हमीद ने शौकत तरीन के नैब से केसेस खत्म कराए। इसकी सजा तो बनती है। मसलन मुझे एक शाम गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का फोन आया। वो बहुत घबराए हुए थे। उनका कहना था कि शौकत तरीन ने इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हीटअप कर दिया है, डॉलर के इज्जत रोज तेजी से नीचे आ रहे हैं, हमें आपकी इंटरवेंशन चाहिए। और यूं हम वजीर आजम के पास जाने पे मजबूर हुए। अच्छा, जो डॉलर जो आपके फॉरेक्स रिजर्व नीचे आ रहे हैं ना, तो जब ये हुकूमत गई थी तो 16 अरब पे थे, ठीक है, और इन 9 से 10 महीने में वो 2.9 अरब पर हैं, 2.9 बिलियन। तो आप सोचें कि उस वक्त नीचे आ रहे थे और उससे 3 महीने पहले वो 18 बिलियन पे थे। तो अब आप तस्वुर कर लें कि 18 बिलियन से 16 बिलियन पर आपने एक हुकूमत गिरा दी, या अगर आपने गिराई नहीं तो आपने वो बचाई नहीं, क्योंकि आप समझते थे कि वो मुल्क के लिए खतरनाक हैं। चूंकि 3 महीने में डॉलर 18 बिलियन से 16 बिलियन पर आ गए थे और इन 9 महीने में डॉलर 16 बिलियन से 2.9 बिलियन पर आ गए, लेकिन कोई नहीं घबरा रहा, ठीक है। अच्छा जी, मैंने वज़ीर आज़म कहा कि सर आप 53% टैक्स कस्टम से जमा कर रहे हैं, ये गलत है, हम फंस जाएंगे। उनका कहना था ये तो अच्छी बात है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। मैंने कहा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई इकोनॉमिस्ट बता सकता है। मैंने कहा सर आप डॉलर बाहर भिजवा के रुपए जमा कर रहे हैं, मुल्क इस तरह नहीं चल सकेगा, आप शौकत तरीन को रोके वरना हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। रजा बाकी ने तायद की, वज़ीर आज़म ने हामी भर ली, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। वो ज्यादा बेहतर जानते थे कि उन्होंने क्या करना है, वो आपकी एडवाइस पर नहीं चलेंगे, खासतौर पर इकोनॉमी को लेकर। अच्छा, मीटिंग के बाद असद उमर ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि आप ठीक कह रहे हैं, हम गलत साइड पे चल पड़े। आपने जो काम हमें आज बताया ये हमें गुजरे हुए कल कर लेने चाहिए थे। असद उमर से पूछ लें। तो असद उमर साहब, अब आपको आप पर ये बताना लाजिम है, क्योंकि चीजें ये भी हुई थी, शायद इमरान खान साहब ने कहा था कि असद उमर साहब को भी जनरल बाजवा साहब के ही कहने पर निकाला गया था। तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मसलन तो अब ये जारी है, तो मेरा ये व्लॉग भी जारी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि जनरल बाजवा साहब जो है वो लोगों से कह रहे हैं कि हमारा ब्लंडर था, हमसे ब्लंडर हो गया, इमरान खान की हुकूमत को हम लेकर आए। तो आपने ये ब्लंडर नहीं किया, ये ब्लंडर तो आपने जो किया सो किया, आप अपने ओथ की वायलेशन की। जब आप ओथ की वायलेशन करते हैं तो आप आइन को तोड़ते हैं। जब आप आइन को तोड़ते हैं तो आप पे आर्टिकल 6 लगता है, और आर्टिकल 6 की इधर उधर से खबरें आ रही हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, और कोई इमरान खान नहीं करना है, जिनकी हुकूमत है वो कर रहे हैं। बहरहाल ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और अगर ये चीजें हुई भी थी तो इसको इस पब्लिक कराने से, अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान पे डेंट पड़ रहा है, तो उससे ज्यादा डेंट हमारी आर्म फोर्सेस पे पड़ रहा है, आप पर पड़ रहा है जनरल बाजवा साहब। मैं इससे ज्यादा फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहती, और फिलहाल इजाजत दीजिए। ये भी जारी है। हाँ, एक चीज और, जो पिछले इनके आर्टिकल्स थे जिसमें उन्होंने पिछली मुलाकातों का जिक्र किया था, वो रह गई हैं, तो आने वाले वक्त में वो भी आप तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल दीजिए ना, दे मुझे कोई इजाजत। अल्लाह हाफिज।